चलो ठीक है, ओके। लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, क्लास लाइव हो चुकी है। जो आप लोग लाइव नहीं आए हैं तो आप लोग लाइव आ जाइए जल्दी से। क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग वीरेंद्र, गुड इवनिंग अजय कुमार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, वैसे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ मैं आज। रक्षाबंधन और जो 15 अगस्त है उसके ओकेजन पर हमारे टाइम्स कोचिंग में अभी कुछ बैचेस आ रहे हैं नए। लाइक एक आ रहा है हिंदी स्पेशल, एक आ रहा है साइंस का MCQ जो ग्रुप डी और NTPC के लिए है। ऐसे ही एक आ रहा है हमारा GS स्पेशल 4 जिसमें सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। तो इन सब बैचेस पे जितने भी हमारे अपकमिंग बैचेस हैं अभी, तो उनके लिए हमने एक ऑफर लगाया है 30% ऑफ। बहुत ही कम मिनिमम फी में 300, 400, 500, 600 में बैचेस हैं। तो जिस भी बच्चे को, किसी को हिंदी की रिक्वायरमेंट है तो वो हिंदी ले सकता है, किसी को रीजनिंग चाहिए तो वो रीजनिंग ले सकता है। तो सारे बैच हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। तो मैम एक न्यू बैच है CBT2 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो कौन से CBT2 के लिए? CBT2 जो आने वाला है बेटा अगले महीने में, उसके लिए। जिन्होंने CBT1 क्वालिफाई किया है तो वहां पे एनवायरमेंट 10 नंबर का आएगा CBT2 में, उसके लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो जिसको भी जो बैच चाहिए, जैसे अभी UPSI की वैकेंसी आने वाली है तो उसमें हिंदी बहुत आता है, तो हिंदी का भी बैच बनाया है हमने। तो बहुत सारे बैचेस हैं, आप देख लीजिए। CTET का क्लास होगा, हाँ CTET का क्लास होगा, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं CTET के लिए। बहुत अच्छी टीम मिलेगी हमें, तो उसके साथ स्टार्ट करेंगे। मैम बायो की लास्ट क्लास नहीं चल रही है बेटा, बायो की लास्ट क्लास हुई ही नहीं थी उस दिन। वो एक्चुअली ना कुछ यहाँ पर दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई थी तो चली ही नहीं थी, वो मैं हटवा देती हूँ। अच्छा, जो बच्चे बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट का बैच इतना लेट है, अच्छा मैम केमिस्ट्री याद करने का कोई ट्रिक बता दीजिए। पॉलिटी स्पेशल बैच, UPPC जो हमारा PCS का बैच आया है, एक PCS स्पेशल बैच आया है, वो आप देख सकते हैं अगर किसी को PCS करना है तो। रीड के लिए कोई बैच लाओगे क्या? देखते हैं बेटा, अभी जो चल रहे हैं वो बैच अच्छे से खत्म करते हैं तो हम देखेंगे। चलो अब पढ़ाई करें। ये अजय राणा सर इसका कहाँ ले गए? हाँ ये रहा, चलिए। मैम केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, नहीं होगा बेटा। मैम आप बायो में भी तो इकोलॉजी पढ़ाएंगी? नहीं, बायो में इकोलॉजी नहीं पढ़ाती हूँ मैं, आज तक भी नहीं पढ़ाया मैंने। इकोलॉजी बायोलॉजी का पार्ट नहीं होता है बेटा। NTPC CB2 में कितना मार्क्स का? मैम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। रीजनिंग का कोई बैच आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम पढ़ाई करते हैं। रीमा गुड इवनिंग। कल हम पढ़ रहे थे एसिड बेस सॉल्ट, हमारा चैप्टर चल रहा था। और उस एसिड बेस सॉल्ट में उनको बोली थोड़ा साउंड कम करें बाहर। 349 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है संदीप गौर, उसके एडमिशन्स ओपन हो गए हैं। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स में, और जो बच्चा बार बार बोलता है कि मैम NTPC से पहले सिलेबस हो जाएगा क्या? डोंट वरी, आपका सिलेबस हो जाएगा। मैंने कहा ना NTPC का अगर डेट जल्दी आ जाएगा तो मैं क्लास 2-2 कर दूंगी, प्लस मैं कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लूंगी, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर लूंगी। डोंट वरी, बट तुम्हारा सिलेबस कमिटमेंट के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट होगा, मतलब होगा। मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर लूंगी संडे सैटरडे और वो वीडियोस दे दूंगी मैं आपको। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका सिलेबस एकदम होगा। इनफैक्ट NTPC अगर आ जाएगा तो उसके एक वीक पहले ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, आप लोगों को जितना टेंशन है उससे ज्यादा मुझे भी है कि हाँ बच्चों को बोल दिया मैंने, मुझे सिलेबस करवाना है, करवाना है मतलब करवाना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसिड्स, मैंने बता दिए थे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। देन हमने कुछ बेस पढ़े थे, बेस में हमने कौन कौन सा पढ़ा था। तो हाँ 15 अगस्त के बाद तो नहीं कह सकती क्योंकि मैं घर जाऊंगी, तो 17 या 18 अगस्त के बाद आपकी 2 क्लास होंगी दिन में। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं करेगा इस बात पे, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको बेस
और बेस में मैंने क्या क्या पढ़ाया, तो मैंने बेस में आपको पहला बेस पढ़ाया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। दूसरा हमने कौन सा बेस पढ़ लिया था, तो आई थिंक मैंने जिंक ऑक्साइड पढ़ा दिया था, राइट, दो ही पढ़े थे, इसके अलावा कोई बेस नहीं पढ़ा था, ठीक है। देखिए विनय शर्मा बायो की वीडियो लास्ट क्लास हुई ही नहीं है, वो चलेगी कहां से, वो क्लास हुई ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उस दिन दिल्ली में कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसलिए वो क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए वो नहीं चल रही है, अभी वो हट जाएगी। जो उससे पिछले लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी मंडे को। चलिए अब पढ़िए। तो पहला बेस मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया था, और ये कैसे काम करता है, तो मैम आपने पढ़ाया था ये एज ए एंटी एसिड काम करता है। कैसे करेगा एंटी एसिड, तो हमारे स्टमक में जो HCl है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। मैम कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में होता है, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे बॉडी में कार्बोनिक एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं हमारे बॉडी में कार्बोनिक एसिड पहले से ही होता है। कैसे होता है मैम, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। देखिए हमारे बॉडी में पहले से भी कार्बोनिक एसिड होता है। कैसे होता है मैम पहले से कार्बोनिक एसिड, तो देखिए हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आप सब जानते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करता है, ऑक्सीजन, तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पानी 70% हमारे बॉडी में क्या होता है, पानी होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जुड़ते हैं तो क्या बनता है, H2CO3 बनता है। तो हमारे बॉडी में तो पहले से ही कार्बोनिक एसिड है, ऊपर से आप कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा पी रहे हैं, आपके बॉडी में ज्यादा कार्बोनिक एसिड होने से आपका किडनी, आपका पैनक्रियाज, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखना है। आज अपना नेक्स्ट बेस है, नेक्स्ट बेस लिखेंगे आप, इसके बाद अगला, चलो ये ग्रीन कलर हो गया, ग्रीन पे पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, नेक्स्ट बेस आपका 3 नंबर पे आप लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। 3 नंबर पे है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। इसका केमिकल नेम पूछे तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। विजिबल हो रहा है ना, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड। बट इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है क्विकलाइन। इसका दूसरा नाम होता है, इसको कहा जाता है क्विकलाइन, और हिंदी में इसको कहा जाता है बीना भुजा हुआ चूना। बीना भुजा हुआ चूना, ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या कहते हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, दूसरा आप इसको क्या बोलेंगे, क्विकलाइन, इंग्लिश में बोलेंगे क्विकलाइन, और दूसरा आप ये बताएंगे कि इसको बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना। अब आइए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इस कैल्शियम ऑक्साइड के क्या काम होते हैं। एक तो होता है बिना भुजा हुआ, एक मैंने 4 नंबर पे लिखा है CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको कहा जाता है स्लैग्ड लाइम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, और हिंदी में इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बिना भुजा हुआ चूना कौन सा है, आप क्या बताएंगे, वो कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। और जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी दे देते हो, जब कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, CaOH ट्वाइस बन जाएगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बुझा हुआ चूना कौन सा है, आप बताएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझा हुआ क्विकलाइन कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप जानते होंगे एक चूना तो सब लोग जानते होंगे आप, एक चूना होता है लगाने वाला, एक चूना होता है खाने वाला। लगाने वाला तो आप सब जानते हैं, खाने वाला कौन सा होता है मुझे वो बताइए। जो आप जर्दे के साथ खाते हैं ना, या पान के साथ खाते हैं, है ना, पान के अंदर चूना लगता है, तो आप इन दोनों में से कौन सा खाते हैं, जल्दी से बताइए मुझे, ईटेबल कौन सा होता है, इनमें से ईटेबल कौन सा होता है, जल्दी बताइए, इनमें से ईटेबल कौन सा होता है, खाने वाला कौन सा होता है, जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके कि हम कैल्शियम ऑक्साइड खाते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड खाते हैं, जल्दी बोलिए प्लीज। सीमा कह रही है मैम CaO खाते हैं, बाकी सीमा जी नहीं, हम CaO नहीं खाते हैं, हम ये खाते हैं, हम स्लैग्ड लाइम खाते हैं। अगर आप ये खाओगे तो आप बेहोश भी हो सकते हो, आपका पेट भी जल सकता है। तो आप याद रखिएगा खाने वाला ईटेबल कौन सा होता है, जो आप चूने वूने, जो पान वगैरह खाते हैं उसके अंदर लगवाते हैं ना, चूना लगा दीजिए भाई साहब, तो वही वाला कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आप खाते हो।
और ये काम कहाँ आता है? तो आप समझते होंगे हमारे घरों में हम व्हाइट वॉश करते हैं, पुट्टी करते हैं, तो वो पुट्टी क्या होता है, किस चूने से की जाती है? तो आप बताएंगे पुट्टी कौन से चूने से होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होती है। अब बात आती है कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है? तो कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ काम आता है? सीमेंट मेकिंग में काम आता है। याद रखिएगा, सीमेंट बनाने में क्विक लाइम का यूज होता है, जबकि व्हाइट वॉश करने में कौन सा लाइम? तो आप बताएंगे वो कौन सा? तो आप बताएंगे मैम लगाने वाला कौन सा होता है? लगाने वाला वही होता है जब चूना लगा के भाग जाते हैं ना, वही वाला। ठीक है, तो आप याद रखिएगा व्हाइट वॉश करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जबकि सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड काम आता है। राइट, अब थोड़ा सा सीमेंट के बारे में पढ़ लिया जाए कि सीमेंट कैसे बनता है ना। तो आप छोटी सी एक हेडिंग दीजिएंगे, सीमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले सीमेंट किसने बनाया था? आप बताएंगे जोसेफ एस्पेडिन ने सबसे पहले सीमेंट बनाया था। जोसेफ एस्पेडिन करके साइंटिस्ट हैं। कब? तो इन 1828 में सबसे पहला सीमेंट बनाया था। और इन्होंने जो सीमेंट बनाया था उस सीमेंट का नाम इन्होंने रखा था पोर्टलैंड सीमेंट। जैसे हमारे इंडिया में अंबुजा सीमेंट है, बहुत सारी सीमेंट है, भांगर सीमेंट है ना। तो वैसे इन्होंने जो सीमेंट बनाया उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा इन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट। अब बात आती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है? सीमेंट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए? सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है? क्या क्या संगठन होता है? तो सीमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहला चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड। कितना? तो आप बताएंगे 50 to 60% आपको कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। कभी कभी 60 to 70 भी लिखा होता है, बट ये वैल्यू है वो फाइन अमाउंट है। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे इसके अलावा आपको सीमेंट के साथ और क्या चाहिए होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आपको एल्यूमिना चाहिए होता है, Al2O3, इसको बोलते हैं एल्यूमिना। कितना परसेंट? तो आप लिख सकते हैं 5 to 10% चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए सिलिका। सिलिका बालू मिट्टी, जिसको आप बोलते हैं SiO2। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है? आप क्या बताएंगे? SiO2। कितना परसेंट? तो वही मतलब ऑलमोस्ट 8 से 10% तक ये चाहिए। जब आप सिलिका और एल्यूमिना यूज लेते हैं तो साथ में कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइक फेरस ऑक्साइड Fe2O3। ये इंप्योरिटीज हैं, और ये इंप्योरिटीज कितने परसेंट में आती हैं? तो आप बताएंगे ये इंप्योरिटीज 4 से 8% में या 4 से 10% में ये आ जाती है। तो आपको अगर सीमेंट बनाना है तो सीमेंट बनाने के लिए आपको इतनी चीज चाहिए, ये सारी चीज। अब कुछ बच्चे बोलते हैं मैम जिप्सम, कि जिप्सम जो होता है वो सीमेंट का कैल्शियम, हाँ बस हो गया, सही है। ठीक है, एल्यूमिना बेटा जो मतलब जो राख के कलर का जैसा होता है ना। ठीक है, तो आपको याद रखना है Al2O3 एल्यूमिना, सिलिका इसको बालू मिट्टी बोलते हैं, SiO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड फेरस ऑक्साइड, ये कुछ इंप्योरिटीज हैं। मैम थोड़ा स्लो पढ़ाइए, वैसे स्लो ही है, कोई बात नहीं, और भी मैं स्लो हो जाती हूँ। तो ये 8 से 10 या आप बोल सकते हैं 4 से 8% में ये होता है। तो ऐसे सीमेंट बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सीमेंट बनाने में, ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या आया है? क्वेश्चन आया कि अगर सीमेंट बनाने में आपसे सीमेंट बनाते समय अगर आपका कैल्शियम ऑक्साइड मोर देन 70%, ये अमाउंट, ये परसेंटेज बहुत फाइन अमाउंट है, बट अगर 70% भी कर दोगे आप, 60 to 70% भी अगर आप कर देते हो कैल्शियम ऑक्साइड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आया था कि अगर आप सीमेंट बनाते हैं और आपने लाइन को कितना परसेंट ज्यादा कर दिया, ये इंक्रीज का सिंबल है, मतलब मोर देन 70% कर दिया, तो क्या हो जाएगा? अगर आपने 70% से ज्यादा कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? या कैल्शियम ऑक्साइड लेस देन 60% कर दिया, या 50 to 60 कर लो, लेस देन 50 to 60% कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये दोनों ही आपको आंसर देने हैं यहां पर। ठीक है, ये दोनों ही आपको याद रखना है। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड अगर आपने मोर देन 70% कर दिया और आपने उस सीमेंट का घर बना दिया, आपके घरों में क्रैकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दरार हो जाएंगी, दरारें पड़ जाएंगी। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट सीमेंट बनाते समय ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? आप बताओगे हमारे घरों में दरारें पड़ने लग जाएंगी, क्रैकिंग होने लग जाएंगी। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड मोर लेस देन 50-60% हो गया, मतलब 50% से भी कम कर दिया या 60% से कम कर दिया, हमारे घरों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कमजोर हो जाएगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, घर जल्दी गिर जाएगा। तो आप जब सीमेंट बनाते हैं, ना ही तो कैल्शियम ऑक्साइड मोर देन 70% होना चाहिए, ना ही लेस देन 60 या 50% होना चाहिए।
ठीक है, ये वाला जो रेंज है ये बहुत सही है, वैसे 60 to 70% भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यस, दीवार में दरार पड़ जाएगी, बबलू कुमार आपने बहुत सही बोला। हो गया, तो ये आपने कौन कौन सा पढ़ लिया? पहला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, दूसरा आपने जिंक ऑक्साइड जिसको आप फ्लावर ऑफ जिंक भी बोलते हैं, तीसरा आपने कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ा, चौथा आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखेगा, खाने वाला चूना या व्हाइट वॉश करने वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आप याद रखेंगे, इसके बाद आता है नेक्स्ट NaOH। NaOH एक तो आप याद रखेंगे ये केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सबसे प्रबल क्षार का नाम बताओ। प्रबल क्षार मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? अब मैंने बताया था जिस बेस की जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी होती है? तो आप बताएंगे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की होती है। कितनी? तो 14 होती है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बोलते ही बोलते हैं, बट इसका एक और भी नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कास्टिक सोडा। इसका नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा। ये 3-4 सोडे मैं सारे लिखवा दूंगी, आप अभी इसका नाम सुनिए, आपको इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कहाँ काम आता है? जो आप कपड़े धोने की साबुन बनाते हैं ना, जिनको आप हार्ड सोप बोलते हैं, जो आप कपड़े धोने की साबुन बनाते हैं, तो वो कौन से बेस की बनी हुई होती है? आप बताएंगे वो कौन से बेस की? कास्टिक सोडे की बनी होती है। कठोर साबुन, कठोर साबुन क्या होता है? तो कपड़े धोने वाला साबुन होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और ये क्या काम करता है? तो ये आपका कपड़े धोने का साबुन बनाने में काम आता है। अब पूछे नहाने का साबुन बनाने में कौन सा काम आता है? तो वो आप बताएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के, एटॉमिक नंबर 18 होता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहा जाता है नहाने वाला साबुन बनाने में। ये क्या करता है? नहाने वाला साबुन बनाने में काम आता है, साबुन बनाने में। और इसको हिंदी में बोलेंगे सॉफ्ट सॉप, सॉफ्ट सॉप। ठीक है, और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसका पीएच वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 12 टू लेकर 12.5। ये आपको याद रखना है। नहाने वाले साबुन का केमिकल नेम पूछे तो आप बताएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जबकि अगर आपने आपसे पूछा गया कि कपड़े धोने वाला साबुन तो आप बताएंगे कॉस्टिक सोडा, या जिसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक मैंने यहां पर बोला हार्ड सोप, ऐसे एक होता है हार्ड वाटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। एक होता है हार्ड वाटर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम कठोर पानी, जिसको बोलते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, वो डिटेल में पढ़ाऊंगी, पानी जब पढ़ाऊंगी तो पानी के टाइप में पढ़ाऊंगी। एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर को कठोर पानी बोलते हैं, कठोर जल, इसको मृदु जल बोलते हैं। हार्ड वाटर ऐसा पानी होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट प्लस सल्फेट आयन हो। प्लस कौन से आयन हो? सल्फेट आयन हो। कहने का मतलब है, मैंने क्या बोला? 2 टाइप का पानी है, एक है हार्ड वाटर, एक है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं खारा पानी, जैसे राजस्थान साइड पे खारा पानी आता है। खारा पानी किसको बोलते हैं? ऐसा पानी जो साबुन या डिटर्जेंट के साथ लेदर फॉर्म ना करे, जो झाग ना दे, जो साबुन और पानी के साथ झाग ना दे, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। जिसके अंदर आपने साबुन डाली कपड़े धोने वाली या सर्फ डाला, बट उसने कोई भी झाग नहीं दिया, जो झाग नहीं देता है उस पानी को खारा पानी बोलते हैं, और जो झाग दे देता है उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। अब मैम पानी झाग क्यों नहीं देता है? क्योंकि उस पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, और वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट आयंस हो सकते हैं, वो बाइकार्बोनेट आयंस हो सकते हैं, वो सल्फेट आयंस हो सकते हैं। ये अशुद्धियां हैं उस पानी के अंदर, और ये पानी क्या नहीं होने देता? ये पानी झाग नहीं देने देता। तो यहां से एक क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रही हूं। हाँ,
एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हार्ड वाटर क्या है? ऐसा पानी जो झाग नहीं देता, या खारा पानी जो पीने में बहुत कड़वा लगता है। सॉफ्ट वाटर जो पीने में अच्छा भी लगता है, और जो पानी मतलब लेदर फॉर्म करे, जो झाग दे देता है डिटर्जेंट या कपड़े धोने के साबुन के साथ। ये आप याद रखिएगा। अब हार्डनेस दो टाइप की होती है, परमानेंट या टेम्परेरी, वो बाद की बात है, वो छोड़ो। बट यहां से क्वेश्चन आता है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा चूना यूज में लिया जाता है? हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा चूना यूज में लिया जाता है? CaO या CaOH2। तो आप यहां पर याद रखेंगे कि यहां पर हार्ड वाटर को, जो आपका कठोर पानी है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में अगर आपको कन्वर्ट करवाना है तो आप क्या करेंगे? उसके अंदर क्या डाल देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। नहीं, CaO नहीं है ऋतु रचना, आपका गलत हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है वहां पे स्लैग लाइन यूज होता है, क्विक लाइन नहीं, स्लैग लाइन। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक होती है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस। फिर टेम्परेरी वाली को गर्म कर लो, जियोलाइट कर दो, परमानेंट वाली के लिए EDTA यूज होते हैं। वो सब कुछ बात की बात है, वो पानी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, यहाँ नहीं। बट अभी आपका एक क्वेश्चन था कि अगर आपको हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करवाना है तो आपको क्या देना होगा? उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देना होगा, स्लैग लाइन देना होगा। ये कैल्शियम क्या करता है? इसकी जो इम्प्योरिटीज है उसके साथ बॉन्ड बनाकर उनको नीचे ले जाता है, या हैवी हो जाती है इम्प्योरिटीज के साथ जुड़ने से कैल्शियम। तो इन इम्प्योरिटीज को नीचे ले जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा। ऊपर रह जाएगा तो वो हार्ड वाटर किस में बदल जाएगा? सॉफ्ट वाटर में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट याद रखेंगे। हो गया। अब मैं आपको कुछ 3-4 सोडे के नाम पढ़ाती हूं जो भी आपको याद रखने हैं। केमिस्ट्री में अगर मैं मेनली बात करूं तो 3 सोडे होते हैं। आपको इन तीनों सोडों के बारे में पढ़ना चाहिए। इनके केमिकल नेम पूछा जाएगा या इनके यूजेस पूछे जाएंगे। सबसे पहला है आपका बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। या तो आप बोलेंगे बेकिंग सोडा या आप इसको बोलेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे खाने वाला सोडा या खाने वाला पाउडर। खाने वाला सोडा। आप सब जानते होंगे हमारे घरों में जब छोला भटूरा बनता है तो हम क्या डालते हैं उसके अंदर? भटूरे बनते हैं, पूड़ी बनाते हैं तो हम उसको, या ढोकला बनता है तो उसमें हम बेकिंग सोडा डालते हैं। बेकिंग पाउडर मेनली जो बेकरी होती हैं, जहां पर केक बनता है, पेस्ट्री बनता है, वहां पर बेकिंग पाउडर यूज होता है। अगर आपको कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें बनानी है, लाइक मतलब आपको पूड़ी बनाई, पूड़ी बनाकर आप 1 दिन रख लोगे, 2 दिन रख लोगे, 3 दिन रख लोगे, 4 दिन रख लोगे, तो अगर कुछ टाइम के लिए एज ए फर्मेंटेशन आपको कोई सोडा यूज करना है तो आप बेकिंग सोडा यूज करते हो। बेकिंग पाउडर जब आपको केक पेस्ट्री को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करना होता है तो वहां पर बेकिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, अब आप बताएंगे इनका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला दोनों ही सेम होते हैं। केमिकल नेम क्या होता है? NaHCO3। और क्या बोलेंगे इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। पहला तो आपको ये बताना है। ठीक है, बता देंगे। अब बात आती है इसके यूज कहाँ पे होते हैं, इसके यूज कहाँ है। और एक बात याद रखना, जितने भी सारे सोडे होते हैं वो सारे बेसिक नेचर में होते हैं, वो हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसके यूज, एक यूज तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये कहाँ पर यूज होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है? आग बुझाने वाले सिलेंडर में। किसके साथ? मेनली सल्फ्यूरिक एसिड ही वहां पर यूज होता है, H2SO4। कल पढ़ा के गई थी मैं। ठीक है, दूसरा आप बताएंगे ये एज ए एंटी एसिड काम करता है, प्रति अम्ल की तरह काम करता है। और एंटी एसिड्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स जो आपके पेट में एसिडिटी हुई है उस एसिडिटी को खत्म कर दे। आपको एसिडिटी हुआ, आपके पेट में जलन हो रही है, आपके घर में इनो नहीं है, आप क्या करें? सोडियम बाइकार्बोनेट को उठाएं, बेकिंग सोडे को उठाएं, पानी में डालें और घोलकर उसको पी जाएं, आप सही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमारे स्टमक में एसिड है। क्या चाहिए हमें? बेसिक मीडियम वाली चीज चाहिए। और मैंने बोला सोडे किस नेचर में होते हैं? बेसिक नेचर में होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा एक सोडा है जो एज ए एंटी एसिड भी काम कर सकता है? आप क्या बताएंगे? वो बेकिंग सोडा है। नेक्स्ट आप बताएंगे अगर हमारे कपड़ों पर पेंट का दाग लग जाए,
पेंट का दाग बन जाए कहीं भी आपके कपड़ों पर, तो पेंट का दाग आप हटा सकते हैं किससे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट से। कल मैंने बताया था कि अगर जंग का दाग लगे तो वो ऑक्जेलिक एसिड से रिमूव करते हैं, बट अगर आपके कपड़ों पर कभी आप अपने घर में पेंट वगैरह कर रहे हैं तो आपके पेंट पड़ जाए आपके, तो आपके कपड़ों पर, तो आप क्या करें, बेकिंग सोडे को पानी में डालें और उससे अपना, और जहां पर भी डला है वहां पर आप वॉश कर लें और बिल्कुल सही हो जाएगा वो। ठीक है, तो आप एक बात ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये क्या काम आता है, ये काम आता है, मतलब जो वो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, खाने वाने में इसको यूज में क्यों लेते हैं हम, जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं उनको फ्लफी बनाने के लिए। फ्लफी का मतलब होता है फुलाने के लिए, फुलाने के लिए। बट एक बात याद रखिएगा, अगर हम हमारे घरों में नॉर्मली जो यूज करते हैं वो बेकिंग सोडा होता है, और पाउडर लंबे समय के लिए कोई केक वगैरह बेकरी में मेनली यूज होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके यूज, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, तीनों आपको याद रखना है। तो पहला सोडा आज आपने पढ़ लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट। नहीं, क्लॉथ का कलर रिमूव नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, इसको मैं साइड में कर दूं। अब हम दूसरे सोडे के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सोडा आता है, एक आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे सोडा ऐश करके, सोडा ऐश करके पढ़ोगे आप। किसको बोलते हैं सोडा ऐश? आप बताएंगे सोडा ऐश कहा जाता है Na2CO3, और इसका केमिकल नेम पूछे तो आप बताएंगे सोडियम कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडा ऐश बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बच्चे कर देते हैं वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये सोडा ऐश है। ये अनहाइड्रेटेड है, इसके अंदर पानी नहीं है, बट जैसे ही आपने Na2CO3 के अंदर 10 मॉलिक्यूल पानी के डाल दिए, अब ये बन गया कौन सा सोडा? आप बताएंगे ये वॉशिंग सोडा बन गया, धावन सोडा बन गया। कौन सा सोडा? धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा। और ये का क्या काम आता है? जो हमारे घर में सर्फ आते हैं, टाइड वाइड, जो डिटर्जेंट आते हैं, उनको बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है। अगर आपसे पूछे सोडा ऐश, तो ये क्या होता है? अनहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं हम सोडा ऐश, जिसके अंदर पानी नहीं है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है पानी, और जैसे इसके अंदर आपने 10H2O पानी डाल दिया तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। वो क्या बन जाता है? वॉशिंग सोडा बन जाता है। और वॉशिंग सोडा क्या काम करता है? डिटर्जेंट बनाने में। जो कपड़े धोने के जो अपन सर्फ लेते हैं ना, जैसे टाइड होता है, सर्फ एक्सेल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एरियल वगैरह, वो किसके बने हुए थे? वो इसके बने। बता देंगे ये बात। तीसरा सोडा मैंने अभी बताया आपको, तीसरा कौन सा है? कास्टिक सोडा। तीसरा सोडा कौन सा? तो वो मैं यहां लिख देती हूं। तीसरे को हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहाँ काम आता है? अभी बताया था मैंने, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या काम करता है? ये कपड़े धोने का साबुन बनाने, कपड़े धोने का साबुन बनाने, कपड़े धोने का साबुन बनाने। ठीक है, ये तीनों सोडे आपको याद रखने हैं, ये तीनों सोडे आपको केमिस्ट्री में याद रखने। एक बार फिर मैं डिटेल में बता देती हूं, देखिए यहां पर दिखा देती हूं आपको। ये आपका पहला बेकिंग सोडा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा आपका सोडा ऐश जिसको बोलते हैं, वो सोडियम कार्बोनेट होता है, बट जब इसके अंदर हाइड्रेटेड का अमाउंट ऐड कर देते हो आप, 10H2O मॉलिक्यूल जोड़ दिया, वो वॉशिंग सोडा। और कास्टिक सोडा क्या होता है? तो आप बताएंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, बोरेक्स एज ए एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। ठीक है, रिया यस, धावन सोडा ही बोलते हैं इसको। चलिए अब नेक्स्ट चले हम। नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है, बेस में आपको इतने ही पढ़ने थे, अब आप लिखिएगे सोल्ट। सोल्ट जिसको आप नमक बोल सकते हैं या जिसको आप लवण करके टर्म दे सकते हैं। सोल्ट एसिड आपके कंप्लीट हो गए, बेस आपके कंप्लीट हो गए। बोरेक्स आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, जब मैं और करवाऊंगी, एस करवाऊंगी, अश्विनी कुमार बिश्नोई, तब आपको पढ़ाऊंगी। सोल्ट कब बनते हैं? आप सब जानते हैं, जब हम एक एसिड की एक बेस के साथ, जब एक अम्ल की एक क्षार के साथ उदासीन अभिक्रियाएं करवाते हैं, न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाते हैं। और न्यूट्रलाइज टर्म का मतलब क्या होता है? जितना अमाउंट एसिड दिया उतना ही अमाउंट बेस लिया। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है मैम? सोल्ट प्लस H2O, सोल्ट प्लस
पानी बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यस प्रिंस, पाउडर बहुत कड़वा होता है, सोडा के कंपैरिजन में पाउडर कड़वा होता है, और उसकी कड़वेपन को कम करने के लिए हम टार्टरिक एसिड वगैरह भी साथ में यूज में लेते हैं केक बनाने में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि सोल्ट कब बनते हैं, जब एक अम्ल की एक क्षार के साथ एक उदासीन अभिक्रिया करवाते हैं, दोनों का इक्वल अमाउंट ऐड करते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट नमक और पानी होता है। कैसे, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, HCl प्लस आप लेंगे NaOH, ये एक एसिड है, ये एक बेस है, अभी बताया। जब दोनों का इक्वल अमाउंट लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां से मैम क्या हो गया ये, यहां से मैम NaCl बन जाएगा और प्लस पानी रिलीज होगा, और NaCl क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब हमें एक एक करके सारे के सारे सॉल्ट पढ़ने हैं। जो देखो, सॉल्ट के यूजेस बहुत कम पूछता है, सॉल्ट के केमिकल नेम ज्यादा पूछता है। आपने कभी सुना है मोर सॉल्ट क्या होता है, ग्लोबल सॉल्ट क्या होता है, ब्लैक सॉल्ट क्या होता है? यही आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम सॉल्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका एलम। एलम को कहते हैं पोटाश एलम, एलम भी बोल सकते हैं आप, या पोटाश एलम। और हिंदी में इसका नाम क्या होता है, हिंदी में आप इसको फिटकरी बोलते हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, फिटकरी। तो फिटकरी क्या होता है, तो फिटकरी एक सॉल्ट होता है, आपको याद रखना है। क्लियर है? अब बात आता है कि फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? उनकी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो आपको याद रखना है फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा स्कूल में सबसे बड़ा फॉर्मूला किसका था, फिटकरी का, K2SO4 डॉट Al2 डॉट SO4 का होल थ्राइस डॉट 24। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। ओहो, क्या हो गया। देखिए, ये आपका फिटकरी का फॉर्मूला यहां लिख देना, ये 24H2O, ये होता है आपका फिटकरी का फॉर्मूला। K2SO4 डॉट Al2 डॉट SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये आपका फिटकरी का फॉर्मूला। अब आपसे पूछे फिटकरी का केमिकल नेम क्या होता है। फिटकरी का ये तो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है फिटकरी का। तो आप बोर्ड पर देख के बता सकते हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए, H2O, H2O को आप लिखते हैं हाइड्रेटेड पानी। K क्या होता है, पोटेशियम, तो मैंने K का सिंबल लिख दिया। Al क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेट। तो ये फिटकरी का क्या है, केमिकल नेम है। ठीक है, सही बताया आपने, सबने सही बताया। सही बताया, सबने सही बताया। 22H2O नहीं होता बेटा, 24H2O होता है। किसने बताया 22 वाला, वो थोड़ा सा गलत हो गया। K2SO4 डॉट Al2 डॉट SO4 का होल थ्राइस 24H2O, केमिकल नेम हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर? अब बात आती है फिटकरी का यूज क्या होता है, फिटकरी कहाँ काम आती है। आपको पता है जब हमें चोट लग जाती है, जब हमें कहीं चोट लगती है तो हमारा खून निकलता है, हमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम फिटकरी लगा देते हैं। तो फिटकरी क्या करता है, फिटकरी ब्लड का क्लोट करवाने का काम करता है, या आप बोल सकते हैं फिटकरी आपके जो ब्लड का बहाव हो रहा है, जो ब्लीडिंग हो रहा है, उसको रोकने में काम आता है। तो आप बताएंगे टू स्टॉप ब्लीडिंग, पहला आप लिखेंगे इसका यूज, टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू स्टॉप ब्लीडिंग। हिंदी में इसको बोलते हैं रुधिर का बहाव कम करने के लिए या बंद करने के लिए, बहाव बंद करने के लिए, रुधिर का बहाव बंद करने के लिए फिटकरी यूज में ली जाती है। ठीक है, रुधिर का बहाव बंद करने के लिए। अब मैम फिटकरी में ऐसा क्या होता है कि वो आपके ब्लड को रोक देता है,
ब्लड को रोक देता है। ब्लड रोकने का मतलब क्या है, आपको चोट लगी, चोट लगने के साथ आपका खून बाहर निकल रहा है, और खून निकल रहा है तो वहां पर आपने फिटकरी लगा ली। और मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया है बायोलॉजी में कि ब्लड रुकता कब है, जो बाहर चोट लगने के बाद जब ब्लड का क्लोट जम जाता है। तो फिटकरी क्या करता है, खून का कोएगुलेशन कर देता है। आप बताएंगे कि फिटकरी किस प्रोसेस पे काम करती है, कोएगुलेशन प्रोसेस पे काम करती है। हिंदी में बोलते हैं स्कंदीकरण। हमारे ब्लड का क्लोट करवा देती है, खून का क्लोट करवा देती है, ठीक है। कोएगुलेशन प्रोसेस पे काम करता है। कोएगुलेशन क्या है, फिटकरी हमारे ब्लड का क्लोट करवा देती है इनसाइड ह्यूमन बॉडी। जो हमारी चोट लगी है उस पार्ट में फिटकरी कोएगुलेट होकर जम जाती है, जो चार्ज हैं उनके न्यूट्रलाइज कर देगी, ब्लड के पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी, सारे प्रोटीन एक जगह आएंगे और आपका ब्लड जो बाहर निकल रहा था वो वहीं पर रुक जाता है। तो एक काम तो ये करता है, कौन, फिटकरी। दूसरा आपने देखा होगा हमारे घरों में हम पानी के टैंक में क्या डाल देते हैं, हम पानी के टैंक में फिटकरी डाल देते हैं ताकि अगर उस पानी के अंदर कोई इंप्योरिटीज हैं तो वो खत्म हो जाए। तो आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे फिटकरी के अंदर, इट इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। कहाँ काम आती है, वाटर को प्यूरिफाई करने में काम आती है। फिटकरी क्या करती है, जल के शुद्धिकरण में काम आती है। अब क्या करता है ये फिटकरी, कैसे कर देता है जल का शुद्धिकरण। तो देखो आपके घर में पानी का टैंक है छत पे, उस पानी के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज है, बहुत सारी अशुद्धियां हैं। इंप्योरिटीज के ऊपर चार्ज होता है, आवेश होता है। आपने उस पानी के अंदर फिटकरी डाल दिया, फिटकरी उन इंप्योरिटीज के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा। और जब इंप्योरिटीज के ऊपर चार्ज ही नहीं बचेगा, सारी इंप्योरिटीज आपस में आकर जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी और जुड़कर वो हैवी हो जाएंगी, और हैवी होकर वो कहाँ चली जाएंगी, उस आपके पानी का जो टैंक है उसके बॉटम, उसके मतलब जो नीचे पेंदे वाले पार्ट में चली जाएंगी, पानी ऊपर रह जाएगा। अगेन ये कौन सा प्रोसेस, कोएगुलेशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिटकरी किस प्रोसेस पे काम करता है आप बताएंगे, फिटकरी स्कंदीकरण प्रक्रिया पर आधारित है। एलम वर्क्स ऑन कोएगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। एक तो ब्लीडिंग रोकने के लिए, दूसरा वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, और फिटकरी जो है वो एज ए एंटीसेप्टिक भी काम करता है। कहीं भी हमें चोट वोट लग गई तो आपने देखा होगा फिटकरी के पानी से हम सेक कर लेते हैं। अगर खून का अंदर की साइड कोई खून जमा वमा भी है तो उसके अंदर हम फिटकरी और नमक के पानी से सेक कर लेते हैं तो भी वो सही हो जाता है। तो ये क्या करता है, कटने जलने पर भी आप फिटकरी लगा सकते हो क्योंकि फिटकरी एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह काम करता है। राइट, बता दोगे, ठीक है। तो फिटकरी आपका हो गया। नेक्स्ट आप लिखोगे जिप्सम। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट जिप्सम। नेक्स्ट सॉल्ट है आपका जिप्सम। जिप्सम को हिंदी में जिप्सम ही कहा जाता है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O। अब आप मुझे इसका केमिकल नेम बताएंगे। बड़ा ही सिंपल सा है, इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, पानी को क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड, और ये क्या है, कैल्शियम। SO4 क्या होता है, सल्फेट। बन गया इसका केमिकल नेम, ठीक है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। ये आपका जिप्सम का केमिकल नेम है। अब जिप्सम कहाँ कहाँ काम आता है मैम, सीमेंट बनाने में। इट इज यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट। सीमेंट बनाने में कौन सा सॉल्ट, तो जिप्सम यूज होता है। दूसरा ये क्या काम आता है, ये पीओपी बनाने में काम आता है। देवाशीष आपने सही आंसर दिया, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, राइट आंसर। पीओपी बनाने में, पीओपी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपको पीओपी से दो चार बातें याद रखनी है। देखो क्या क्या बात याद रखनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप जिप्सम का फॉर्मूला बना रहे हैं तो जिप्सम के फॉर्मूले में अगर आप पानी के मॉलिक्यूल 2 रखे तो वो जिप्सम है, और अगर आपने यहां पानी के मॉलिक्यूल्स हाफ कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे वो, हाँ आदित्य सिंह, जिप्सम फायर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट होता है। यस, आपने सही बोला। इसका आंसर आपको अंकुर सर देंगे क्यों होता है वैसे। देखिए आप बोले आपसे पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताएंगे CaSO4.12H2O। अगर आप पानी के मॉलिक्यूल यहां पर हाफ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो पीओपी बन जाएगा।
अब पीओपी का केमिकल नेम क्या होता है? आप बताएंगे सेमी हाइड्रेटेड, हाफ मॉलिक्यूल को बोलेंगे सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये इसका केमिकल नेम। अब पीओपी क्या काम आता है? आप सब जानते हैं पीओपी क्या काम करता है। हम हमारे घरों में फॉल सीलिंग डलवाते हैं, पीओपी की छत डलवाते हैं, है ना। दूसरा आपको पता होगा, हम जब हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, कभी हमारी हड्डी टूट जाती है, हड्डी डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, तो हम प्लास्टर करवाते हैं। तो वो प्लास्टर किसका बनता है? वो पीओपी का बनता होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, देखिए इसमें कैल्शियम का अमाउंट है, तो कैल्शियम आपके बोन्स के अंदर इनहेल हो जाता है और आपका क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता है। ठीक है, ये आप बताएंगे, ये आप याद रखेंगे कि एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। हमारे घरों में जो फॉल सीलिंग जो छत डलती है वो पीओपी की डलती है। पेंटिंग में काम आता है, स्टैचू बनाने में, आर्ट करने में, उनमें सब में ये पीओपी काम आता है। ये सारे आप बताएंगे। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया जिप्सम सॉल्ट। उसके बाद आप नेक्स्ट सॉल्ट लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर, और इसको हिंदी में रखा जाता है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर, इसको हिंदी में नाम दिया जाता है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? आप बताएंगे CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? मैं थोड़ा सा इसको सही लिख दूं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, आप बताएंगे ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? आप बताएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। CaCO3 बेटा कैल्शियम कार्बोनेट होता है महेश। ठीक है, इसको बोला जाता है कैल्शियम, इसका दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। ये बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड किसको कहा जाता है? आप बताओगे जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसी को हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी राइट आंसर है, दोनों इसी के नाम है। ये काम क्या आता है? ये वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए काम आता है। कैसे काम आता है? आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में हम एक पाउडर डालते हैं, देखो इसमें क्लोरीन है, और क्लोरीन कहाँ जहां भी आ जाए तो क्लोरीन गैस क्या करती है? तो क्लोरीन गैस क्या करती है? वो वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करती है। जो हमारे पानी के अंदर जर्म्स हैं, जो जर्म्स हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारने का काम करती है क्लोरीन। तो इसको हम लिख सकते हैं एज ए जर्मीसाइड, एज ए कीटाणुनाशक। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए हम कौन सी गैस का उपयोग में लेते हैं? गैस पूछा, क्लोरीन। कौन सा केमिकल? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, स्विमिंग पूल के अंदर क्या करते हैं हम? क्या डाल देते हैं? वहां पर ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, कैल्शियम ये टूटेगा पानी के प्रेजेंस में आते, और यहाँ से क्लोरीन जो है वो जर्मीसाइड की तरह काम करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है। और इसके अलावा काम आप जानते हैं, कॉटन पे ब्लीच करवाते हैं, कॉटन ब्लीचिंग में भी यही काम आता है। या आप लिख सकते हैं कपड़े पे ब्लीच करवाने के लिए यही काम आता है ना। तो ये सब आपके ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आप बताएंगे सॉल्ट। नेक्स्ट सॉल्ट है आपका KNO3, KNO3, और इसका नाम क्या होता है? इसको बोलेंगे आप पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम आ गया, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्या बनेंगे? एक्सप्लोजिव, विस्फोटक चीज बनेंगी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम चारों एक्सप्लोजिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये मेनली काम आता है गन पाउडर बनाने में। जो गन के अंदर बारूद भरा जाता है, वो बारूद में मेनली कौन सा यूज होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है। प्लस बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में भी ये यूज होता है, फर्टिलाइजर्स के साथ भी इसको देते हैं। जो हमारे खाद वगैरह बनती हैं, जो उर्वरक बनते हैं, क्या करेगा ये? जो हमारे गन पाउडर यही होता है,
ठीक है। हाँ, माउथ ब्लीचिंग में भी यूज होता है। यस सुखराज, यस। ठीक है, आप ये बताएंगे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं खाद वगैरह में, उनमें भी पोटेशियम नाइट्रेट यूज में होता है। क्या करते हैं, जैसे हमने ना कोई भी खेती की, जैसे हमने गेहूं की खेती की, उसके अंदर अनवांटेड हर्ब्स उग गए हैं, बहुत अनवांटेड प्लांट उग गए हैं, तो वो भी खत्म करने में पोटेशियम नाइट्रेट यूज आता है। ठीक है, एज ए हर्बिसाइड भी काम करता है, जर्मिसाइड भी काम करता है, ये एज ए फर्टिलाइजर भी काम आता है, और ये गन पाउडर बनाने में भी काम आता है। ये पोटेशियम नाइट्रेट है। एक होता है पोटेशियम पर मैंगनेट, नेक्स्ट कौन सा है, KMnO4। इसको क्या बोलते हैं, इसको पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम पर मैंगनेट बोलते हैं। मैम कल मेरे पेपर में टेबल सॉल्ट का केमिकल नेम आया था। बेटा कल ही बता कर गई थी मैं, टेबल सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, और टेबल शुगर होती है सुक्रोज, जो कि एक ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, देखिए अभी बता दूंगी। इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका दूसरा नाम होता है, इस नाम से बड़ा ही फेमस है, इसको बोलते हैं रेड मेडिसिन, लाल दवा। जब हमें चोट लगती है तो हम लाल दवा लगाते हैं, तो उस लाल दवा के अंदर क्या होता है, उस लाल दवा के अंदर KMnO4 होता है। आप बताएंगे उसके अंदर क्या होता है, KMnO4 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारे गांव में कुएं होते हैं ना, कुएं मतलब कुएं के अंदर कीचड़ जमा हुआ है, तो उसकी सफाई करने के लिए पोटेशियम पर मैंगनेट भी यूज होता है। इसके क्रिस्टल्स आते हैं, पिंक कलर के भी, पर्पल कलर के भी आते हैं। ठीक है, मैचस्टिक इसकी नहीं बनती है अश्विनी कुमार बिश्नोई, वो फॉस्फोरस होता है बेटा, वो रेड फॉस्फोरस होता है जो मैचस्टिक बनाया जाता है, वो यहां नहीं है ये। ठीक है, आप बताएंगे जो कुएं वगैरह होते हैं हमारे गांव में, जिसके अंदर कीचड़ वाला एरिया होता है, उसमें सफाई करवानी है तो आप KMnO4 दोगे। ठीक है, और ये हमारे बॉडी पे अगर टैनिंग हो जाती है तो उस टैनिंग को रिमूव करने में भी काम आता है, टैनिंग रिमूव करने में भी काम आता है। ठीक है, मैचस्टिक फॉस्फोरस की बनती है पागल, ज्यादा ज्ञान भी तो काम का नहीं होता। ठीक है, इतने आपको सॉल्ट पढ़ने थे। अब मैं बताऊं आपको, इसके अलावा कुछ सॉल्ट और हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनको बोलते हैं हम डबल सॉल्ट। कुछ मैं आपको डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल लिखवा रही हूं। डबल सॉल्ट का मतलब है एक सॉल्ट के अंदर दो सॉल्ट, एक सॉल्ट के अंदर दो सॉल्ट। अच्छा, इसको हटा दो। अगर कभी आपसे पूछे टेबल सॉल्ट कौन सा होता है, हमारे घरों में जो टेबल पे आता है, टेबल सॉल्ट पूछे, या पूछे कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है, साधारण नमक, या आपसे पूछ ले रॉक सॉल्ट कौन सा होता है, चट्टानों वाला नमक, आप बताएंगे इन चारों का ही आंसर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इन तीनों चीजों के एक ही आंसर है। आपसे पूछे साधारण नमक, चट्टानों से मिलने वाला नमक, या टेबल नमक किसको बोलते हैं, आप बताएंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है देवाशीष, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो आई थिंक आपने सही कर दिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। हाँ, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ मैं डबल सोल्ट के एग्जाम्पल लिखवा रही हूं। डबल सोल्ट क्या होते हैं, ऐसे सोल्ट जिनके एक सोल्ट में दो सोल्ट हो, एक सोल्ट के अंदर दो सोल्ट हो। तो नेक्स्ट आप कुछ डबल सोल्ट्स के नाम लिख लीजिए। हिंदी में बोलेंगे द्विलवण, हिंदी में इसका नाम होता है द्विलवण। एक लवण के अंदर, एक सोल्ट के अंदर दो सोल्ट। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है मोर सोल्ट, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है मोर सोल्ट या मोर नमक। ठीक है, हाँ, सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका मोर सोल्ट। अब मोर सोल्ट क्या होता है, आप बताएंगे FeSO4। क्या बोल रहे हैं प्रिंस, गन पाउडर की खोज किसने की थी, मुझे ये नहीं पता गन पाउडर की खोज किसने थी। देखिए ये होता है FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस। द्विसोल्ट का मतलब है ऐसे सोल्ट जिनके अंदर एक सोल्ट के अंदर दो सोल्ट हो, जिसके अंदर एक सोल्ट के अंदर दो सोल्ट हो। .SO4.6H2, ये होता है मोर सोल्ट। इसके अंदर दो नमक है। ठीक है, एक ये वाला अमोनियम वाला, एक ये वाला। अब आपसे पूछेगा कि मोर सोल्ट का केमिकल नेम क्या होता है, मोर सोल्ट का केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, आप बताएंगे इसका केमिकल नेम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, और पानी को क्या बोलेंगे हम,
हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम, NH4 क्या होता है, अमोनियम एंड सल्फेट। ये है आपका मोर सॉल्ट। और ये क्या काम आता है, तो मोर सॉल्ट बेसिकली ये दवाइयां बनाने में काम आते हैं। जो पेन किलर्स आप खाते हैं ना, पेन किलर, वो कभी देखेंगे आप तो गन पाउडर की खोज नहीं हुई थी, गन पाउडर यूज में लिया गया था। हाँ, यूज में ये हो सकता है, खोज नहीं हुई इसकी, तो खोज कैसे बता दूंगी मैं। ठीक है, आप बताएंगे मोर सॉल्ट क्या होता है, एक द्वि सॉल्ट का एग्जाम्पल है, एक डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। काम क्या आता है, मेडिसिन वगैरह बनाने में काम आते हैं। जो पेन किलर्स होती है मेनली वो बनाने में काम आते हैं। आप पेन किलर्स खाते हैं ना, उन पेन किलर्स के पीछे कभी लिखा हुआ दिखेगा आपको मोर सॉल्ट या फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, दूसरा आपको यहां पर बताना है, वो भी द्वि नमक का ही उदाहरण है, ये होता है आपका इप्सम सॉल्ट। नेक्स्ट लिखेंगे आप इप्सम सॉल्ट, इसको स्टार कर लीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इप्सम नमक क्या होता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। ये भी कहाँ काम आता है, ये भी एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में ही काम आता है, दवाइयां बनाने में काम आता है। हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट किसका एग्जाम्पल है, ये भी द्वि लवण का एग्जाम्पल है, ये भी पेन किलर्स वगैरह दवाइयों में काम आता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इप्सम सॉल्ट के बाद, पहला था मोर सॉल्ट, दूसरा था आपका इप्सम सॉल्ट, इसको साइड में कर दो, थोड़ी देर बाद वापस मैं आपको बताऊंगी। तीसरा है आपका यहां पर ग्लोबर सॉल्ट, 3 नंबर पे आप लिखेंगे ग्लोबर सॉल्ट। ये तीनों आपके याद होने चाहिए, हिंदी में बोलेंगे ग्लोबर नमक, ग्लोबर नमक। यूज वगैरह नहीं है इनके, यूज सारी दवाई बनाने में काम आते हैं, इनके तो फॉर्मूले और केमिकल नेम पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये क्या होता है, तो ये होता है सोडियम सल्फेट Na2SO4.10H2। हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट को बोलते हैं क्या, तो आप बताओगे हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट को ग्लोबर सॉल्ट करके टर्म दिया जाता है। ये आपको 3 सॉल्ट पढ़ने थे मेनली जो पूछे जाते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये मैंने जो मोर सॉल्ट लिखवाया इससे आइए, यहां से स्टार्ट कीजिए, आपसे पूछेगा किस मेटल के सल्फेट आयन को मोर सॉल्ट बोलते हैं। यहां पे कौन सी मेटल है मैम, आप बताएंगे Fe। Fe मेटल के सल्फेट आयन को हम क्या बोलते हैं, आप बताओगे मोर सॉल्ट बोलते हैं। या पूछेगा मोर सॉल्ट का केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट। कहां, तो मेडिसिन वगैरह बनाने में, दवाइयां बनाने में काम आते हैं, ड्रग्स वगैरह बनाने में, ड्रग्स मतलब हैवी मेडिसिन वगैरह बनाने में काम आते हैं। दूसरा है आपका इप्सम सॉल्ट, आपसे पूछेगा किस मेटल के सल्फेट आयन को इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, Mg। या पूछेगा इप्सम सॉल्ट का केमिकल नेम क्या, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर है। तीसरा आ जाइए आप, तीसरा है यहां पर सॉल्ट कौन सा, तो आप बताएंगे ग्लोबर सॉल्ट। तीसरा कौन सा है, ग्लोबर सॉल्ट। कौन सी मेटल, Na, केमिकल नेम हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। या इनके केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक सॉल्ट और है, कौन सा, ब्लैक सॉल्ट। ये आप सब जानते होंगे, काला नमक सब खाते होंगे आप, काला नमक, या जिसको आप सेंधा नमक करके भी टर्म दे सकते हैं। सेंधा नमक क्या होता है, चलो ये बता दो मुझे। हाँ, फिटकरी भी डबल सॉल्ट है, यस, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस, फिटकरी भी डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा, बिल्कुल होगा, फिटकरी भी होगा। अब जल्दी मुझे बताइए ब्लैक सॉल्ट क्या होते हैं। ब्लैक सॉल्ट को कभी कभी हिमालय नमक भी बोलते हैं, हिमालयन सॉल्ट भी बोलते हैं। या क्वेश्चन आता है, देखा होगा आपने ब्लैक सॉल्ट, सेंधा नमक है ना, जिसको आप सेंधा नमक भी बोल सकते हो, उसके अंदर स्मेल आती रहती है, तो वो स्मेल किसकी वजह से आती है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। इप्सम सॉल्ट ब्लैक सॉल्ट नहीं होता है, बट बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ होता है कि इप्सम सॉल्ट ही ब्लैक सॉल्ट है, पर वो गलत है। क्यों लिखा हुआ है अभी बताऊंगी मैं कि इसका रीजन क्या है उसके पीछे लिखने का। देखिए, ये मिक्सर होता है सॉल्ट का, कौन कौन से सॉल्ट का,
आप बताओगे पहला है रायते में खाते हैं, अरे वाह बहुत सही बताया आपने, है ना। पहला है आपका यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, दूसरा होता है FeSO4, तीसरा होता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और प्लस ये पॉइंट याद रखना है आपको H2S। और H2S क्या होता है आप सब जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इतनी सारी चीजों के मिक्सचर को आप बोलते हैं क्या, तो आप बोलते हैं ब्लैक सॉल्ट या हिमालय नमक बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये जो सल्फाइड है और इसके अंदर क्या होता है, सल्फर। और वो स्मेल किसकी वजह से आती है, आप बताओगे। वो स्मेल ब्लैक सॉल्ट के अंदर सल्फर की वजह से स्मेल आती है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि काले नमक में या सेंधे नमक में, मैं बता देती हूँ बहुत सारी बुक्स में ग्लोबल सॉल्ट लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने एक क्लास में बताया था कि ग्लोबल सॉल्ट को कभी कभी ब्लैक सॉल्ट भी नाम देते हैं, बट ये ब्लैक सॉल्ट नहीं होता है। ब्लैक सॉल्ट मिक्सचर होता है यहाँ पर। हाँ, पूछे आपसे इसके अंदर जो स्मेल है वो किसकी वजह से है, आप बताओगे वो सल्फर की वजह से या हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन कि काले नमक में स्मेल किसकी वजह से होती है, कौन सा कंपाउंड की वजह से, तो वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड आंसर आपको सही करना था। हाइड्रोजन सल्फाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल इन ब्लैक सॉल्ट। काले नमक में जो गंधक आती है उसके पीछे रीजन हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, बता देंगे। इसी को आप हिमालयन सॉल्ट करके टर्म देते हैं। हो गया, ये आपको इतने सारे सॉल्ट पढ़ने थे, ये सारे के सारे आपको याद करने थे। अब इसके अलावा आप नोट डालकर कुछ 2-3 पॉइंट लिखेंगे आप, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और मैं आपको लिखवा रही हूं। एक क्वेश्चन आता है कि ओलियम क्या होता है, सुना है कभी आपने, ओलियम क्या होता है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा था एक बार, ये क्वेश्चन तो वैसे उसका है, एनडीए का क्वेश्चन है। एनडीए क्वेश्चन था कि H2SO4 बनाने में किसका यूज होता है। क्वेश्चन था कि H2SO4 बनाने में कौन सा एक केमिकल या कौन सा क्या यूज में आता है। वहां पर एक ऑप्शन लिखा था ओलियम। अब बच्चों को पता ही नहीं था ओलियम क्या होता है, तो कहां से बता देंगे आप ओलियम क्या होता है। और ओलियम ही आपका राइट आंसर था। H2S2O7 को कहा जाता है ओलियम। आप बताएंगे H2S2O7 को कहा जाता है ओलियम, और इसी से बनाया जाता है H2SO4। H2SO4 इसी से ही बनाया जाता है। तो ओलियम पूछे आपसे कभी क्या होता है, तो आप बताएंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में H2S2O7 यूज होता है, जिसको हम ओलियम भी कहते हैं। एक आपने देखा होगा आर्टिफिशियल स्मोक। आर्टिफिशियल स्मोक, मूवी में धुआं बनता, ऐसे कृत्रिम धुआं बनाते हैं, देखा है आपने, कृत्रिम धुआं मूवीज में बनता है ना, पुराने जमाने की मूवियों में धुआं दिखाते थे। कोई भी मतलब एक्टर की एंट्री हो रही है तो पीछे धुआं धुआं है ना, तो धुआं धुआं बना हुआ है। तो वो क्वेश्चन आता है कि जो आर्टिफिशियल स्मोक बनाने में किस केमिकल कंपाउंड का यूज होता है। आप बताएंगे NH4OH। ये क्या होता है, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों क्वेश्चन कुछ हटके थे, बट मैंने यहाँ पे करवा दिए क्योंकि हम केमिकल कंपाउंड ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, रॉक सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है प्रिंस, प्रयाग सिंह तोमर किंग ऑफ एसिड H2SO4 होता है बेटा। ठीक है, आप बताएंगे ओलियम क्या होता है, H2S2O7, ये ओलियम का फॉर्मूला है। और कौन सा एसिड बनाने में काम आता है, H2SO4। जो मूवीज में जो कृत्रिम धुआं जो स्मोक बनाया जाता था वो किसका बनता था, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH का बनता है। आंसू गैस क्या होती है बेटा, आंसू गैस मैं बता देती हूँ। आंसू गैस 3-4 होती है, क्लोरोपिक्रिन हो गया, एसिटोक्लोरोपिक्रिन हो गया, ये सब होती है आंसू गैस। ये आपको आगे कराऊंगी मैं आपको। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। ये अब आपका एक चैप्टर फिनिश हो गया, एसिड बेस सॉल्ट, जो हमारा पिछले 2 क्लास से चल रहा था, आज तीसरी क्लास थी। ये आपका चैप्टर आज मेरी साइड से फिनिश हो गया, राइट। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सारे के सारे केमिकल कंपाउंड। पहले कुछ डेफिनेशंस याद रखिएगा, वही आरएनएस वगैरह कि आरएनएस ने क्या बताया था, या आपके लेविस ने क्या बताया था, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा।
उसके अलावा किस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लास चल गई कि चल गई, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, पहला आप याद रखेंगे, जो एक बच्चे ने मुझसे पूछा आर्टिफिशियल रेन किससे करवाई जाती है, तो वो रेन जो होती है वो सिल्वर आयोडाइड से करवाई जाती है। आर्टिफिशियल रेन के पीछे रीजन पूछता है तो वो सिल्वर आयोडाइड से होती है। और एक ने पूछा हिमालयन शुगर क्या होती है, तो हिमालयन शुगर सुक्रोज को ही बोलते हैं हम, सुक्रोज को ही हिमालयन शुगर कहा जाता है। क्लियर? ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यहां पर कार्बन। क्या बोल रहा है, एक बच्चा बोल रहा है मैम आप इतने फॉर्मूले कैसे याद कर लेती हैं। अरे याद हो गए, आप भी याद कर लो, आपको भी हो जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हाँ, अनियन और गार्लिक में स्मेल भी सल्फर या सल्फर के कंपाउंड जैसे अमाइल वगैरह कंपाउंड होते हैं उनकी वजह से आती है। मैम एक्वारीजिया का केमिकल फॉर्मूला बता दो, HCl प्लस HNO3, इसको बोलेंगे आप एक्वारीजिया। ठीक है प्रयाग सिंह तोमर, बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट चैप्टर लिखेंगे आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। एक बच्चा कह रहे हैं मैम बायोलॉजी नहीं पढ़ाओगे क्या। वाह जी वाह, बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बायोलॉजी भी तो पढ़ाएंगे। बायोलॉजी पढ़ाते तो बोलते केमिस्ट्री पढ़ा दो, केमिस्ट्री पढ़ाओ तो बोलते बायोलॉजी पढ़ा दो। ये कैसे हो आप लोग है। चलो स्टार्ट करें फिर। हाँ, रेशियो बेटा 3:1 का ही होगा, याद रखिए। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा कौन सा लिया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लिया जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलो, तो इतना आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप नोट्स बना के पूरा का पूरा। कल क्लास ऑफ होगा क्या, ये संडे कोई क्लास नहीं होती बेटा, संडे को क्लास ऑफ ही रहती है। हाँ, कुछ यूट्यूब पे क्लासेस होंगी वो आप देख सकते हैं, बाकी तो ऑफ ही रहेगा।